बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो रोज का मेरा ये डायलॉग होता है, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग, ठीक ही होगे। और कभी कभी तुम बोर भी हो जाते होगे सुन सुन के, तो ठीक है मैं इसको चेंज करूंगा बाद में। फिलहाल तुम लोग ठीक होगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो आज हम लोग कॉलिजन के ऊपर, इलास्टिक कॉलिजन के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा है हेड ऑन इलास्टिक और ऑब्लिक इलास्टिक, उनके ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला याद कर लें, फॉर्मूला को दोहरा लें। तो जैसे हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी वाली फॉर्मूला, ये बार बार मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तो आप इसको ध्यान से सुन लो। हेड ऑन इलास्टिक में कॉलिजन होने के बाद वेलोसिटी कितनी थी दोस्तों, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू, अब ये v1 है तो यहाँ u1 रहेगा, अब प्लस, अब क्या लिखेंगे 2m2 u2, ध्यान दो ये u2, ये u1 है तो यहाँ u2, और ये यहाँ क्या है v1। फिर पूरे को डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। ठीक इसी तरीके से दोस्तों v2 इक्वल्स टू, अब v2 है तो m2 में से m1 को सबट्रैक्ट करेंगे और फिर लिख देंगे m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा रहा हूं। यहाँ u1, यहाँ u2, यहाँ u2, यहाँ u1। इसके अलावा एक फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड वाला भी था। वो क्या था फॉर्मूला, तो फ्रैक्शन ट्रांसफर याद है ना, प्रोजेक्टाइल से टारगेट को, प्रोजेक्टाइल से टारगेट को, फ्रैक्शन ऑफ के ई। क्या फॉर्मूला था दोस्तों, याद करते हैं। तो 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा रिकैप किया। इसके अलावे हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ा था, उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी। टक्कर के बाद पार्टिकल डाइवर्ज होता था, तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे हम लोग मोमेंटम दो एक्सिस के लॉन्ग कंजर्व करवाते थे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, है ना। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम भी किया था उसके ऊपर, फिर याद करो। उसमें भी एक तुमको पॉइंट बताया था मैंने कि एक स्टेशनरी ब्लॉक है जिसका मास m है, और दूसरा स्टेशनरी नहीं बल्कि मूविंग ब्लॉक है सेम मास का, वो अगर इससे आके टकराएगा तो टकराने के बाद मैंने कहा था कि अगर ये ऑब्लिक कॉलिजन होगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल θ1 और θ2 बनेगा, तो इसका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होगा θ1 प्लस θ2, और जिसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये मैंने तुमको प्रूव किया था। इसके लिए कंडीशन क्या था दोस्तों, कंडीशन ये था कि दोनों का मास आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों में एक मूव कर रहा है, दूसरा क्या है रेस्ट में है ना दोस्तों। और उसके बाद क्या हो रहा था, कॉलिजन ऑब्लिक होना चाहिए और कॉलिजन इलास्टिक होना चाहिए। कॉलिजन ऑब्लिक होना चाहिए और कॉलिजन इलास्टिक होना चाहिए। इन इलास्टिक तो भी हमने पढ़ाई नहीं है, आज प्रॉब्लम करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन इलास्टिक शुरू करेंगे। तो ये सब रिकैप हम लोग के दिमाग में है पहले से। तो आज मैं पहले प्रॉब्लम एक एक करके मैं करता जाऊंगा, और आप, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम लिखूंगा बोर्ड पे, आप वीडियो को पॉज करोगे, फिर 3, 4, 5 मिनट ट्राई करोगे, और अगर नहीं बनता है तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन आप देखोगे जो मैं करूंगा। ओके, तो हर क्वेश्चन को जो मैं भी सॉल्व करूंगा पहले तुम्हें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। फॉर्मूला का जितना भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसको सामने रखते हुए एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, एक ब्लॉक है m1 2 kg का 4 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है। एक दूसरा ब्लॉक है m2 2 kg का जो रेस्ट में है, उसको जाके ये ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन करता है। उसके बाद ये दोनों डाइवर्ज होते हैं। एक का एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, दूसरे का एंगल नहीं दिया हुआ, ये एंगल भी आपको निकालना है।
टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी आपको निकालना है, v1 v2 और θ1 निकालना है, और ये अज्यूम करते हुए कि कॉलिजन इलास्टिक है। तो मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, कैलकुलेट θ1 v1 v2 आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, और ये अज्यूम कर लेना है, assume that collision is तो वीडियो पॉज करो और एक 3 मिनट का समय लो और इसको सॉल्व करो, उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखना। मैं तो अभी कर दूंगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले एक बार ट्राई करेंगे, ऑनेस्टली सारे लोग ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद इसको फिर सॉल्व करके आंसर देंगे। ओके बच्चों, चलो तो आपने ट्राई कर दिया, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, मतलब मेरे हिसाब से 3 में ट्राई कर चुके हो तो उसके बाद देखना। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली बात, इन दोनों का मास सेम है और कॉलिजन इलास्टिक है, वो भी ऑब्लिक। तो पिछले क्लास में जो थ्योरम पढ़े उसमें कहा गया था कि टोटल एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो होना चाहिए, टोटल एंगल ऑफ डाइवर्जेंस दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, जिसमें θ2 दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपका ऑटोमेटिकली θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका एंगल निकल के आ गया, तो ये एंगल निकल के आ गया जो कि θ1 इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये पता चल गया कि टकराने के बाद इसकी एंगल कितनी होगी। सवाल है एक ये तो बहुत आराम से निकल गया, अभी मेरे को v1 और v2 भी चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम के थ्रू भी आपको वो मोमेंटम के कंजर्वेशन वाला सब चीज याद कराते हैं। आप ऊपर की तरफ मान लो y एक्सिस, इधर मान लो x एक्सिस, ऊपर y नीचे x। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अलोंग y एक्सिस, ध्यान से सुनते रहना, मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओ, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो कॉलिजन के पहले y के अलोंग कोई भी नहीं चल रहा था, तो मोमेंटम इनिशियल हो गया 0, तो फाइनल भी होना चाहिए 0। अब तुम देख रहे हो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक x के लॉन्ग एक y के लॉन्ग, x के साथ θ1 एंगल बना रहा है तो इसका y के लॉन्ग पॉजिटिव, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे m1 v1 और ये θ1 हमने यहाँ निकाल लिया है 30 डिग्री, तो इसको पुट कर देंगे वहां पे sin 30 डिग्री। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इसका कंपोनेंट नीचे वाले y के लॉन्ग टूटेगा, तो इसको लिख दोगे आप m2 v2 sin 60। अब m1 भी 2 और m2 भी 2, इन दोनों को कॉमन लेके इधर भेज दो, 0 हो जाएगा। तो उधर क्या बच गया भाई, इधर v1 बचा, sin 30 होता है 1/2, ये हो गया v1/2। m1 m2 को तो कॉमन लेके, क्योंकि दोनों सेम है तो उधर भेज सकते हैं। रही बात v2 की, तो ये हो गया v2 और sin 60 जो हो गया आपका √3/2। तो इस तरीके से दोस्तों, अब इसको अगर इधर भेज दें तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, v1 इक्वल्स टू v2 √3। तो v1 और v2 के बीच में ये रिलेशन मिल गया। ठीक है बच्चों, तो v1 और v2 के बीच में रिलेशन मिल गया। कैसे मिला, तो इसको इधर भेज दिए, ये नीचे का 2 कैंसिल हो गया। अब बस एक इस पे और करना है, हम लोग को आंसर आ जाएगा। along x axis, x एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं, तो x एक्सिस के लॉन्ग भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो pi इक्वल टू pf। तो कॉलिजन से पहले ये तो रेस्ट में था, तो इसका तो कुछ मोमेंटम है नहीं,
लेकिन ये मोमेंटम लेके आ रहा था, कितना लेके आ रहा था भाई? तो m1u प्लस 0, वो तो चल नहीं रहा है। दूसरा, कॉलिजन के बाद इसका x कंपोनेंट तोड़ोगे तो वो हो जाएगा m1v1 cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 है। अब प्लस m2v2, यहां मैं छोटा लिख रहा हूं, आप समझ जाना, m2v2 cos 60 डिग्री। ओके बच्चों, फिर क्या करो, m1 और m2 कैंसिल कर दो। कोई सोच रहा होगा कि m1 m2 कैसे कैंसिल होगा, तो पहले ही लिखा हुआ यार, दोनों 2 kg का है, तो यहां से मास 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 सब कैंसिल कर दो। इधर क्या बचा, u का वैल्यू कितना है 4, यहां बचा v1, तो v1 की जगह v1 और cos 30 हो गया आपका 1/2, सॉरी cos 30 होता है √3/2। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ, यहां क्या बच रहा है v2, और ये क्या है cos 60, ये हो गया v2 और cos 60 होता है 1/2, तो v2/2। अब देखो दोस्तों, यहां v1 की जगह लिख सकते हैं हम लोग v2√3, तो 4 = v2√3, तो v2√3 के जगह हो गया ये आपका v2 × 3/2 प्लस v2/2। ओके, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, 4 = 2v2, hence v2 = 2 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों v2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो v1 कितना आ जाएगा, तो v1 = v√3, तो ऑटोमेटिकली v1 = 2√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, v2 2 मीटर पर सेकेंड, v1 2√3 मीटर पर सेकेंड, और थीटा में जो निकल के आ गया है वो आ गया आपका 30। ओके बच्चों, इसको राइट डाउन करो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो बोर्ड पे देखो, दरअसल ये क्वेश्चन मैंने इरोडोप से लिया है और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस ये जेई एडवांस में आ सकता है, जेई मेन में आ सकता है, नीट में इसका आने का थोड़ा चांस कम है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये लर्निंग प्रॉब्लम है, नीट में नहीं आएगा इसका मतलब नीट वाले विद्यार्थी नहीं देखेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस देखने से, अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके छोटे पार्ट्स तो आपसे एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, और एज ए पूरा का पूरा ये जेई एडवांस में आ सकता है, तो इन क्वेश्चन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट्स, सभी बच्चे ध्यान से इसका एक बार खुद आप ट्राई भी करेंगे, और जब अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको इस प्रॉब्लम को समझाता हूं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो देखो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बड़ा है, काफी कॉन्सेप्ट है, तभी मैंने इसको सेलेक्ट किया है आपको बताने के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल ऑफ मास m1, तो मास देखो m1 दे दिया, एक्सपीरियंस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन विथ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m2। तो पहली बात जो नोटिस करेंगे कि दोनों का मास सेम नहीं है, m1 है और m2 है, तो 90 डिग्री का डाइवर्जन वाली बात तो भूल जाओ। खैर, लेकिन दूसरा पार्टिकल रेस्ट में है, पहला पार्टिकल चल रहा होगा, तभी कॉलिजन हुआ। फिर कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज द स्ट्राइकिंग पार्टिकल, कितना फ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, तो कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी, स्ट्राइकिंग मतलब जो पार्टिकल आ रहा है वो लूज करेगा इफ इट रिकॉइल्स एट राइट एंगल टू ओरिजिनल मोशन डायरेक्शन। अब देखो कितना टफ कर दिया यहां पे आके। अब ये शब्द है रिकॉइल, तो मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये रहा मास m1, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, सॉल्व तुमको करना है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्व तुमको करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे। मास m1 है,
वेलोसिटी u है। अब ये जा रहा है, ये m2 आपका रेस्ट में है। फिर क्या होता है, टक्कर होने के बाद, अब ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक हो गए, कैसे समझ में आ गया आपको? तो लिखा हुआ राइट एंगल। देखो देखो इसका क्या मतलब है। ये m2 से जब टकराया तो m2 कहाँ गया इसकी बात चिंता छोड़ दो, लेकिन m1 के बारे में दे रखा है कि m1 जो है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, मतलब ये है ओरिजिनल डायरेक्शन m1 का जाने का, उससे राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल पे ये रिकॉइल का मतलब चला जाना। तो मान लो ये v1 वेलोसिटी से टक्कर के बाद v1 वेलोसिटी से इधर चला गया, तो स्वाभाविक है m1 तो इधर चला गया v1 से, मान लेते हैं 90 डिग्री पे। हालांकि दिया हुआ नहीं, ये 90 डिग्री दिया हुआ, लेकिन v1 वगैरह नहीं दिया हुआ, ना v1 दिया है ना u दिया, केवल m1 m2 दिया है। तो पूछ रहा है, तो एक तो पहले आपको ये गेस करना होगा कि m2 किधर जाएगा, आप ही गेस करो। m2 जाएगा तो m2 को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो कहाँ से आई? तो m1 के पास से आई। तो आपको वो फ्रैक्शन निकालना है कि कितना ट्रांसफर हुआ। तो m2 को जो मिला हुआ है वो तो m1 से ही मिला है, तो m2 के काइनेटिक एनर्जी में से m1 के इनिशियल से डिवाइड करना होगा, तो आपको फ्रैक्शन निकल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं समझाने वाला आपको, आप खुद दिमाग लगाओ। फिर तुम कहोगे कि सर फ्रैक्शन के लिए जो आपने फॉर्मूला बताया था, मैं सब कंफ्यूजन को यहाँ रख रहा हूँ, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लगा दे। नहीं लगा सकते, ये तो लगा सकते हैं हेड ऑन इलास्टिक के लिए। ये इलास्टिक तो है लेकिन हेड ऑन नहीं है, ये ऑब्लिक है। यहाँ कुछ और आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा? पहले आप दिमाग लगाओ, 10 मिनट लगाना, 10 मिनट्स कम से कम, क्योंकि केवल छोटा छोटा क्वेश्चन लोग करवा देते हैं, है ना, क्वेश्चन बच्चों को खुश करने के लिए, ये कर दो वो कर दो, लेकिन इससे हम लोग का ना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको ऐसा प्रॉब्लम करना होगा जहां बहुत सारी चीजों को जोड़ना आता है ना, तो इससे हम लोग का दिमाग डेवलप होगा। तो आप इसको एक बार पूरी प्रयास कीजिए, और जब नहीं बने तब यहाँ के बाद वीडियो को आगे देखिए और सॉल्यूशन आप समझिए। ओके, तो बच्चों इसको ट्राई आप करो। तो देखो बच्चों, आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि m1 आपका u वेलोसिटी से आ रहा है, ये रह गया आपका m2 रेस्ट में, फिर दोनों के बीच टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये सीधा ऊपर चला गया, मान लो v1 वेलोसिटी से m1। अब पहले तो ये सोचो कि वो अगर ऊपर चला गया 90 डिग्री के एंगल पे, इसको किधर जाना चाहिए? सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, कोई भी कॉलिजन है, मोमेंटम तो कंजर्व करवाना ही पड़ेगा। तो पहले इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम था x के लॉन्ग, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम होना चाहिए x के लॉन्ग। y के लॉन्ग कोई मोमेंटम नहीं था, तो y के लॉन्ग कैंसिल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये m2 को जरूर इस तरीके से मूव करना चाहिए थीटा एंगल पे, ताकि इसका एक कंपोनेंट इनिशियल x वाले के हिसाब से कंजर्वेशन को फॉलो कर ले, और इसका वर्टिकली डाउन वाला जो है वो इसको कैंसिल कर दे, ताकि y के लॉन्ग अगर पहले भी मोमेंटम नहीं था तो बाद में भी नहीं होगा। ध्यान से सुनो, अगर ये ऐसे गया तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो x के लॉन्ग मोमेंटम मेरा कंजर्व होगा, और साथ ही साथ y के लॉन्ग अगर हमारा इनिशियली 0 था तो फाइनली भी 0 ही होगा, क्योंकि इसका डाउन वाला कंपोनेंट उसको कैंसिल कर देगा। समझ गए बच्चों? तो ये तो हो गया डायग्राम। अब इसमें हमको कुछ पता नहीं, फिर दिमाग लगाते हैं पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है, पहले टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पूछ रहा है? तो पूछ क्या रहा? फ्रैक्शन ऑफ के ट्रांसफर। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये हो गया प्रोजेक्टाइल, ये हो गया टारगेट। टारगेट को टकराने के बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी मिली, कितनी मिली? तो ½ m2 v2 स्क्वायर।
तो ये काइनेटिक एनर्जी जो भी इसको मिली ये तो ट्रांसफर होके ही आई है। तो जो ट्रांसफर होके काइनेटिक एनर्जी इस टारगेट के पास इस प्रोजेक्टाइल से आई है, उसको प्रोजेक्टाइल यानी जो आने वाला बॉडी है उसके इनिशियल से डिवाइड करें। m1u²। तो यहां से हाफ हाफ कैंसिल कर दो, तो हम में जो फ्रैक्शन आने वाला है वो इसी का रेशियो होना चाहिए। वो इसका रेशियो होना चाहिए m2v2² अपॉन m1u²। अब ये रहा तुम्हारा टारगेट, इस पे फोकस रखो कि अल्टीमेटली मेरे को ये रेशियो निकालना है। अगर ये हेड ऑन इलास्टिक होता, ये ऑब्लिक है, अगर इलास्टिक होता तब तो सीधा फ्रैक्शन का फॉर्मूला 4m1m2 अपॉन m1+m2 का होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन चूंकि ऑब्लिक है तो नहीं लगा सकते, यहाँ नया निकालना पड़ेगा। तो मेरे को ये चाहिए। अब यही से तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि फाइनल एक्सप्रेशन में v2 को रख सकते हैं, u को रख सकते हैं, लेकिन v1 को उड़ाना पड़ेगा। अब सबका दिमाग लगाते हैं, और थीटा भी मेरे को नहीं चाहिए। तो यही सब आपको टेक्निक है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए कुछ ज्यादा डरो मत, आप सीधा सीधा पहले इक्वेशन लिखना चालू करें। along x एक्सिस, सबसे पहले x एक्सिस के लॉन्ग, तो x एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम का कंजर्वेशन। पहले सिर्फ यही चल रहा था m1u1, ये चल नहीं रहा है, और बाद में ये तो y के लॉन्ग चला गया, तो इसका कोई कंपोनेंट x के लॉन्ग आएगा नहीं। x के लॉन्ग सिर्फ इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर x के लॉन्ग आएगा और एक y के लॉन्ग आएगा। तो x के लॉन्ग सिर्फ इसी का कंपोनेंट आएगा, इसका इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो m1u1 इक्वल टू m2 v2 cos, ये हो गया इक्वेशन 1। समझ गए दोस्तों? इसका क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। along y एक्सिस, y के लॉन्ग चलो, तो y के लॉन्ग देखो दोस्तों, y के लॉन्ग इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, तो फाइनली भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे फाइनली कैसे क्या होगा? तो इनिशियल का तो लिख दो 0, अब फाइनल ये पूरा का पूरा y के लॉन्ग जाना है, तो सीधा लिख दो m1v1। कोई पूछे कैसे करना, पूरा y के लॉन्ग जाना, तो फिर काय को कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो m1v1। रही बात इसकी, तो ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो y के लॉन्ग हो जाएगा ये माइनस m2 v2 sin थीटा। ठीक है बच्चों? अब इसको इधर ले आओ और माइनस माइनस को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा m1v1 इक्वल टू m2 v2 sin थीटा। अब मेरे को अपना टारगेट नजर आता है, टारगेट में फाइनली हमको थीटा बेटा नहीं चाहिए, तो थीटा को यहाँ उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं? ये जो दो इक्वेशन आया 1 और 2, 1 और 2 को स्क्वायर कर दो, LHS को भी RHS को भी LHS को भी RHS को, और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो इसके LHS में देखो क्या है, तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। इसके LHS में क्या है? m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। ओके, इसके RHS में क्या है? m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब तो तुम समझ ही रहे हो, इसमें m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 1। तो इधर देखो क्या होगा, तो इधर हो गया आपका m1 स्क्वायर u स्क्वायर m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां से दोस्तों m1 v1 स्क्वायर, इसको उधर ले लो, दिस इज m2 स्क्वायर
V2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर U स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, कुछ हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप राइट डाउन कर लो, मैं उधर थोड़ा मिटाऊंगा, बहुत छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया क्या हमारा, M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर U स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने एक बार, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। एक इक्वेशन हमको और मिलेगा, जैसा कि ये इलास्टिक कॉलिजन है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोस्तों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल। अब इसमें कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं तोड़ना है, इनिशियली सिर्फ ये चल रहा था। ये हो गया हाफ M1 स्क्वायर हाफ M1 U1 स्क्वायर, ये तो रेस्ट में ही था। फाइनली दोनों चल रहे थे, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब बस हम लोग आंसर के करीब पहुंच गए, सारे हाफ को कैंसिल कर दो। अब देखो इधर यहाँ क्या करना है आपको, अब ये M1 U1 स्क्वायर है, ये M1 V स्क्वायर है। अब पूरे इक्वेशन को एक काम करो, M1 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को। M1 है तो यहाँ M1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी M1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा M1 M2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ तो पता चल जाएगा तुम्हें। चलिए, अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम चाहते थे कि ये मेरे को मिले और इसको मैं यहाँ नंबर 3 से पुट कर दूंगा, तो देखो क्या निकल के आएगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, तो ये आएगा M1 स्क्वायर U स्क्वायर इक्वल्स टू M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर U स्क्वायर प्लस M1 M2 V2 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहां तक आ गया। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो M1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो M1 से मल्टीप्लाई करने में मेरे को ये मिल गया, और उसके बाद जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर निकाला था उसको यहाँ पे आके प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, बस रीअरेंज कर लेना है। कैसे रीअरेंज करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। और फिर देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आप लिख चुके होंगे। फाइनल आंसर, तो टू M1 स्क्वायर U स्क्वायर, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। और इधर क्या करना दोस्त, इधर क्या करना है तुमको, इधर एक काम करो, M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर M1 M2 V2 स्क्वायर। तो एक काम करो, तुम M2 प्लस M1 और M2 V2 स्क्वायर को कॉमन करो। ओके दोस्तों, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तो नहीं है, तुमको लगा होगा कि बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2M1 इंटू M1 U स्क्वायर, और इधर से इसको ले आओ, और यार आने दो इधर M2 प्लस M1 इंटू M2 V2 स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको आप इधर ले आओ, इसको आप उधर ले जाओ, तो फाइनली आ गया आपका M2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 U स्क्वायर इज इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस,
और याद करो यही हमारा टारगेट था फ्रैक्शन, और यही हमारा वही टारगेट है, और ये फ्रैक्शन आंसर निकल के आ गया। तो आंसर जो क्वेश्चन में आपको M1 M2 ही सिर्फ दिया हुआ है, तो देखो मैंने सिर्फ M1 और M2 की टर्म में, अब आप पूरे को इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कैलकुलेशंस में। तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा ये जेईई मेन में नहीं आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, तब जाके आप इक्वेशंस लिखना सीखेंगे और कैसे क्या है। नहीं तो फिर ऊपर ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत फायदा नहीं होगा, इनको बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो बार बार इसको रिवाइज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि पार्टिकल 1 एक्सपीरियंसेस, ये भी यूरोडो का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है लेकिन हम लोग को सीखना है। तब इसके बाद मैं ये एक्सरसाइज दूंगा, जैसे मैं क्लास में डीपीपी दिया करता था वैसे ही मैं एक्सरसाइज दूंगा, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन के लेवल के लाइक क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लर्न करोगे तो एकदम आसान क्वेश्चन से लर्निंग तो होती नहीं है, थोड़ी टफ क्वेश्चन तो चाहिए, तो उस टाइप का ही ये भी है। तो देखो यहाँ क्या बोलता है, A particle 1 experiences a perfectly elastic collision, elastic collision है ध्यान देना, with stationary particle 2, ठीक है। अब दोनों पार्टिकल अलग अलग है, कैसे ये पता चला मेरे को, क्योंकि आगे लिख रहा है determine their mass ratio if the particle fly apart symmetrically, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, symmetrically relative to initial motion direction of particle 1 with the angle of divergence 60 डिग्री। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर ठीक उसी तरीके से वीडियो आप पॉज करोगे और सॉल्व करोगे, और नहीं तो फिर मैं भी सॉल्व तो कर ही दूंगा, उसके बाद आप 10 मिनट टाइम दोगे इसके ऊपर। तो देखो मैं एक बार डायग्राम बना के थोड़ा दिखाता हूँ। मान लो ये M1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो u, अब ये आके इस M2 से स्ट्राइक करता है, फिर लिखा हुआ है कि ये दोनों फ्लाई अपार्ट होता है, ऑब्लिक कॉलिजन, क्योंकि डाइवर्जेंस की बात करता है। और ये टोटल डाइवर्जेंस जो है 90 का नहीं है बच्चों, 90 का तो तब होता है जब दोनों का मास सेम होता है, तो ये टोटल डाइवर्जेंस है 60 डिग्री। पहली बात मैंने आपको की पॉइंट बता दिया, ये टोटल एंगल यानी θ1 और θ2 का जो टोटल सम है वो 60 डिग्री है। और साथ ही साथ सिमेट्रिकली का मतलब ये होता है बच्चों कि θ1 और θ2 का वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने बता दिया ये दोनों 30-30 डिग्री के एंगल पे, वो भी इनिशियल डायरेक्शन से 30-30 डिग्री के एंगल पे ये आपका फ्लाई किया है। तो 30-30 डिग्री पे फ्लाई किया है तो आपको इसके मास का रेशियो निकालना है। समझ गए बच्चों? तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको इसके मास का रेशियो निकालना है। निश्चित तौर पे ये यानी कि आपको क्या टारगेट पूछ रहा है, टारगेट आपको पूछ रहा है M1/M2, ये आपका टारगेट है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और मैंने लगभग सारी चीजें लिख दी है। ओके, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, ट्राई कर लिया होगा आपने। अब अगर आपने ट्राई कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो अब आप मैच करवाओ, और जिनसे नहीं हुआ वो सीखो कि क्या होने वाला है इसमें। देखो दोस्तों, ये रहा आपका मास M1, अब इसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं। ये दूसरा पार्टिकल है M2 जो कि रेस्ट में है, इससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये v1 वेलोसिटी से चला गया, ये स्ट्राइक करने के बाद इधर v2 से चला गया। वी डोंट नो कितना कितना है, ये कोई बात नहीं, मान लेंगे। एक बात की पक्की जानकारी है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि टोटल डाइवर्जेंस है 60 डिग्री, और उसमें कहा सिमेट्रिकली, तो सिमेट्रिकली का मतलब ही है कि उस एंगल का बंटवारा दोनों में सेम कर दो। अब इक्वेशन लिखना है, टारगेट फिर अपना इधर टारगेट लिख लो। टारगेट क्या है, तो टारगेट है M1/M2 का वैल्यू निकालना, और कितना आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले एलोंग एक्स एक्सिस या एलोंग वाई एक्सिस, जो लिखना लिख लो। तो एलोंग वाई एक्सिस, y के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली y के लॉन्ग कुछ नहीं था, नथिंग, कोई मोमेंटम नहीं था, तो फाइनली भी नहीं होना चाहिए।
तो इनिशियल है 0 तो फाइनल भी 0। तो इसका लेकिन y टकराने के बाद देखो इसका कंपोनेंट पॉजिटिव y में टूटेगा, इसका नेगेटिव y में। तो वो हो जाएगा आपका m1 v1 sin 30, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस m2 v2 sin 30। अब देखो ये कितना आराम से आ गया। फिर इसको इधर ले आओ, sin 30 sin 30 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ गया। एक अच्छी बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये y से हमें फायदा होगा। एलोंग x लिख लो आप, तो एलोंग x की बात करो, एलोंग x एक्सिस, x के एलोंग देखो इनिशियली ये चल रहा था बच्चों, तो m1 u प्लस 0, ये तो रेस्ट में है, इसका मोमेंटम 0। देखो कितनी बार हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, तो इससे तुम्हें जो थ्योरी पढ़े उसको लगाने में बहुत आसानी होगी। इसका कंपोनेंट x के लॉन्ग, तो बच्चों ये हो जाएगा m1 v1। अब ये cos 30 तुम जानते हो √3/2। इसका हो जाएगा m2 v2 cos 30, वो भी cos 30 ही बनाएगा, तो हो जाएगा m2 v2 cos 30 जानते हो √3/2। चलो बच्चों अब देखो उसके पहले हमने प्रूव कर रखा है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो यहाँ m1 v1 है, यहाँ m2 v2 है, तो इस m2 v2 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं m1 v1। तो इससे क्या होगा कि हमें वेरिएबल्स की संख्या घट जाएगी। तो क्या हो गया हमारा ये m1 u1, और इसको अगर हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2m1 v1 इंटू √3/2। ध्यान से बच्चों किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, m1 v1 यहाँ तो है ही, और यहाँ वाले m2 v2 की जगह भी m1 v1 कर दिया। तो m1 v1 √3/2, m1 v1 √3/2, तो 2m1 v1 √3/2। यहाँ से 2 कट गया बच्चों, है ना। अब यहाँ से और क्या कटेगा, m1 कट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी जानकारी निकल के आ गई, u इक्वल्स टू v1 √3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इलास्टिक कॉलिजन है, तो एक इक्वेशन और लिखने का हम लोग के पास राइट है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ m1 u स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो यहां से क्या क्या करेंगे हम लोग। हाफ कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, तो हाफ हाफ सब कैंसिल हो गया। ओके, अब एक काम करो, u1 के जगह तुम पुट कर दो v1 √3। ये हो जाएगा m1, और ये पुट करोगे तो दोस्तों v1 √3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज एज इट इज m1 v1 स्क्वायर प्लस m2। अब दोस्तों एक दिमाग लगाओ, यहां जो m2 v2 इक्वल टू m1 v1 आया है, मैं यहां लिख सकता हूं v2 बराबर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। ये मैं आराम से कर सकता हूं। तो मैंने वो कर लिया यहाँ पे, ये कर लिया यहाँ पे। तो अब देखो v2 की जगह क्या लिखेंगे, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 का स्क्वायर। अब देखो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल होने वाला है। पहली बात m1 कैंसिल, ओके, एक m1 का पावर कैंसिल, यहां से m2 का भी पावर कैंसिल। तो अब यहां अच्छा एक बात और देखो, यहां भी v1 स्क्वायर होगा, यहां भी v1 स्क्वायर होगा, यहां भी v1 स्क्वायर कैंसिल। तो यहां क्या बच गया, √3 का स्क्वायर। तो √3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3। v1 कट गया ना बच्चों, v1 स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ बचा वहां √3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे 3। अब ये v1 स्क्वायर भी कट गया है, इसका m1 भी कट गया, तो यहां बचा 1 प्लस। अब यहां देखो सिर्फ m1 का पावर कटा है, तो बचा क्या ऊपर में m1, नीचे में ये v1 कट ही चुका, सब ये सारा v1 कट चुका। नीचे में क्या बचा, नीचे में ये m2 से इसका पावर कटा था, तो नीचे बचा है m2। तो देखो क्या हो गया, ये
तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस m1 बाय m2, हेंस m1 बाय m2 और 1 को उधर भेज दो इक्वल्स टू 2। तो दोस्तों यही हमारा टारगेट था, मास का रेशियो, जो कि निकल के आया 2। तो आप यहाँ ढंग से देख लेना कि यहाँ क्या कैलकुलेशन किया हुआ है, ये आंसर हमारा आ गया। तो मेरा यही कहना है कि इन प्रॉब्लम्स को आप ये मत सोचो कि आंसर, हर एक वीडियो को, किसी भी वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार, अगर तुम सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो किसी वीडियो को एक बार देखने, या तो तुम लिख लो कॉपी में तब उसको देखते रहो, या तो प्ले करके। मेरा ज़्यादा कहना है कि आप कॉपी में लिख लिया करो, कॉपी में लिखना इंपॉर्टेंट है और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। जहाँ कंफ्यूजन होगा और फिर वीडियो को रिप्ले करके देख लिया करेंगे। ओके बच्चों, तो आज इतना प्रॉब्लम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इनइलास्टिक कॉलिजन करेंगे और फिर उसके बाद और प्रॉब्लम करेंगे, और तुम्हें एक्सरसाइज के लिए भी मैं प्रॉब्लम के लिए क्या करूँगा मैं बताऊँगा अगले क्लास में। ठीक है, ओके।